सो हेलो दोस्तों की हालचाल थोड़े से आ रहा था एक बार तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोज। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे हरिद्वार से केदारनाथ जाने की पूरी डिटेल के बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं ना जो अभी केदारनाथ जर्नी करना चाहते हैं। इस साल की केदारनाथ जर्नी ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगी नवंबर में, ठीक है। तो आपको अभी जो जर्नी करना चाहते हैं सितंबर और अक्टूबर नवंबर में, तो उन सबको भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए कि रोड की क्या कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें हमको साथ में लेके जानी है, कैसा वेदर रहेगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप हरिद्वार से केदारनाथ तक जा सकते हैं। हरिद्वार तक आप बाय एयर बाय, ठीक है, अगर आप आना चाहते हैं बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको देहरादून एयरपोर्ट सबसे पास पड़ेगा। बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार की ट्रेन बुक करके बाय बहुत ईजिली हरिद्वार तक पहुंच सकते हो। उसके आगे की सारी जर्नी आपकी कैसे रहने वाली है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास रहने वाली है केदारनाथ जाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन केदारनाथ से रिलेटेड या कोई भी ऐसी नई जो आपकी जगह है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, अगर आप ये सब जगह की इन्फॉर्मेशन या जर्नीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जाने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो केदारनाथ जाने के लिए अपनी जो डेट है उसको फिक्स कर लेनी है। जब आप अपनी डेट फिक्स कर लेंगे ना, तो आपको डेट जहाँ पे जिस डेट को आप जा रहे हैं उस डेट से 10 दिन से पहले आपको अपना जो वेदर रिपोर्ट है चेक करनी शुरू कर देनी है कि जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन क्या वेदर है, उससे एक दिन पहले, उससे 2 दिन पहले क्या वेदर है, और उससे अगले 2 दिन जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे उससे अगले 2 दिन क्या वेदर है। तो आपको इस बात की पूरी देखते रहना है कि वेदर कैसा रहने वाला है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका प्लान वगैरह चेंज हो सकता है। अगर ज़्यादा मतलब कंडीशन वेदर रिपोर्ट खराब आई तो आपको अपना प्लान कैंसिल भी करना पड़ सकता है, या आप उस वेदर रिपोर्ट के हिसाब से जज कर सकते हैं कि अगर मैं इस दिन जा रहा हूँ अगले दिन बारिश होगी तो हो सकता है मुझे इस दिन यहाँ पे एक और रहना पड़े और डेट मेरी एक्सटेंड हो जाए। तो इसके हिसाब से वेदर रिपोर्ट जरूर चेक करते रहिएगा। सारा वेदर रिपोर्ट गूगल के ऊपर अवेलेबल है, वो 99% तो एक्यूरेट रहता है, तो उसको जरूर देख के चेक करते रहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाना। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि परमिट एंड परमिशंस क्या चाहिए। तो परमिट आपको कोई भी नहीं चाहिए। केदारनाथ जाने के लिए आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन पास चाहिए, जो कि आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बिना रजिस्ट्रेशन पास के आपको वहाँ पे दर्शन करने नहीं दिए जाएंगे, सोनप्रयाग से आगे ही नहीं जा पाएंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि आपको परमिट बनवा के जाना है, ठीक है। जो परमिट आपका जो रजिस्ट्रेशन पास रहेगा ऑनलाइन बन जाएगा, वेबसाइट से आप व्हाट्सएप से आप बहुत ईजिली बनवा सकते हैं। कैसे बनवाना है उसकी वीडियोज़ यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी जो केदारनाथ के लिए पैकिंग है काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करनी है, क्योंकि केदारनाथ में ठंड है, बहुत ज़्यादा रहती है, बारिश भी कभी भी हो सकती है। तो आपको अपनी जो पैकिंग है काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करनी है। क्या क्या आपको अपने साथ ले जाना है वो मैं आपको बताता हूँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। सबसे पहले तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप्स जरूर बनवा लेनी है। उसके बाद आपको सारी अपनी होटल्स की बुकिंग है जो एडवांस बुकिंग करवा लेनी है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है, इस वजह से वहाँ पे जाके बुकिंग्स नहीं मिलती है, और अगर आपको सही रेट में चाहिए तो मतलब पहले से करवा के जाना, अगर आप फैमिली वगैरह के साथ जा रहे हो। लेकिन अगर आप बैचलर जा रहे हो, दोस्त जा रहे हो, और आप ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे नेगोशिएशन करके रूम वगैरह ढूंढ सकते हो, क्योंकि वहाँ पहुँच के ना काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। लेकिन अगर आप वहाँ जाके ढूंढ सकते हो तो एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन आपको वहाँ जाके सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन कोई रूम 2500 का बिक रहे तो वहाँ हो सकता है आपको 1500 या 2000 तक भी मिल जाए। तो ये बात का आप ध्यान रखना कि अगर आपके साथ फैमिली जा रही है तो आप सारी बुकिंग्स पहले से ही करके जाएं, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार की बुकिंग हो, चाहे वो केदारनाथ की हो, चाहे सोनप्रयाग की हो, सारी बुकिंग्स आप पहले से करवा के जाएं, ये आपके लिए, ठीक है, वो रहेगा। उसके बाद जो अगली चीज़ है कि मेडिसिन बॉक्स आपको ले जाना है। अपनी बैक पैकिंग लिस्ट में मेडिसिन जरूर पैक करनी है। मेडिसिन में आपको क्या ले जाना है, सबसे पहले तो आपके पास जो फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, जैसे आपके पैर वगैरह में मोच आ जाए, आपके पास गर्म पट्टी, बॉलिन, ये सब जरूर होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दवाई जो आपके पास होनी चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड में अगर आपको ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो एक ऑक्सीजन वाली गोली आती है, डॉक्टर को जाके बोल देना कि हाई एल्टीट्यूड को ऑक्सीजन के लिए गोली चाहिए, तो वो आपको दे देगा। वो गोली आपके पास जरूर होनी चाहिए। वो गोली तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, वो गोली सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई अगर मतलब ओल्ड एज है, जो थोड़ा सा बूढ़ा है, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अपने साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि ऊपर जाके ऑक्सीजन की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और अगर एक बार सांस आनी बंद हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो उसकी वजह से आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए अगर आप बूढ़े लोगों के साथ या अनफिट या जिनको अस्थमा है उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके साथ जो नेसेसरी बाकी दवाइयाँ हैं, जैसे कि सिर दर्द, बुखार, ये सब जो दवाइयाँ हैं ये तो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको बहुत सारे गर्म कपड़े ले जाने, क्योंकि केदारनाथ में जो ठंड है काफ़ी ज़्यादा रहती है, रात को तो ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप सह भी नहीं सकते। तो आपके पास जो गर्म कपड़े काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। गर्म आप जैकेट्स, जो लाइट वेट जैकेट्स होते हैं वो अपने साथ ज़रूर ले जाएं। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो केदारनाथ ट्रैक है, अगर आप बाय फुट करने वाले हैं तो आपको जो सामान है काफ़ी ज़्यादा कम पैक करना है, क्योंकि जो ट्रैक है ना 21-22 किलोमीटर है और 10-12 घंटे का टाइम लग जाता है ट्रैक को करने में, तो आपको सामान काफ़ी ज़्यादा कम पैक करना है। रेनकोट्स और अम्ब्रेला आपको मस्ट ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो बारिश है हर रोज़ होती ही होती है। तो
ट्रैक के दौरान आपको बारिश देखने को मिलने ही वाली है, तो अम्ब्रेला और रेनकोट ले जाना मस्त है। उसके बाद आपके पास ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, अच्छे आप ट्रैक करने वाले हैं तो आपके पास ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। कैश ले जाना जितना हो सके, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एटीएम वगैरह आपको नहीं मिलने वाला, ना सोनप्रयाग में, ना गौरीकुंड में, ना केदारनाथ में कोई भी एटीएम अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैक्सिमम जियो का ही चलता है, वो भी बहुत कम चलता है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके पास इनफ कैश होना चाहिए वहाँ पे यूज़ करने के लिए। इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, तो सिर्फ आपके पास कैश ही एक माध्यम होगा वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। ऊपर केदारनाथ में तो बिल्कुल भी नहीं चलता, तो इस बात का खास ध्यान रखना कि आपके पास कैश होना ही चाहिए। तो कम से कम 10 या 20 हज़ार कैश अपने साथ आपको लेके जाने ही जाना है। उसके बाद अपने पास पावर बैंक जरूर ले जाना अपने बैकपैक में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे चली जाती है बारिश की जब गिरती है, तो पावर बैंक जरूर लेके जाना अपने फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। उसके बाद जो मिनिमम स्नैक्स है जैसे कि टॉफी, चॉकलेट्स, कुरकुरे, चिप्स, बिस्कुट्स वगैरह, ये अपने साथ अपने घर से ही ले जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा महंगा खरीदना पड़ता है, तो जितना हो सके आप अपने घर से ले जाएं ताकि आपको वहाँ जाके महंगा महंगा सामान ना खरीदना पड़े। उसके बाद अगर हम बात करें कि केदारनाथ अब हमको जाना कैसे है, तो देखो आपको कैसे भी करके हरिद्वार पहुंच जाना है, ठीक है। हरिद्वार पहुंच गए तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है जाने के लिए केदारनाथ। अब केदारनाथ आप कहाँ तक जा सकते हैं, केदारनाथ तो एक ट्रैक है, लेकिन आपका जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा सोनप्रयाग, जिसको बोलते हैं बेस कैंप, या लास्ट पॉइंट जहाँ तक बस या गाड़ी जाती है, उसके बाद आपको ट्रैक करके जाना है केदारनाथ तक। तो सोनप्रयाग, हम हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे पहुंच सकते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आपके पास क्या है, एक बस अवेलेबल है, आप बस से जा सकते हैं। बस भी 2 प्रकार की है, सरकारी बस है और प्राइवेट बस है, ठीक है, 2 प्रकार की बस अवेलेबल है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है, शेयरिंग टैक्सी की अवेलेबल है जो वहाँ से चलती है। और तीसरी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप बाइक या स्कूटी रेंट करके उस पर जा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं पहली ऑप्शन की, जो सबसे पहले हम आपकी ये बात कर लेते हैं दूसरी ऑप्शन की, जो आपकी रहती है शेयरिंग टैक्सी। तो आपको हरिद्वार बस स्टैंड से, जो रेलवे स्टेशन उतरेंगे ना, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही बस स्टैंड है, वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। अगर टैक्सी भर जाती है, टैक्सी में 10 लोग बैठते हैं, अगर 10 लोग मिल जाते हैं जो केदारनाथ जाना चाहते हैं, तो वो 10 के 10 लोग उसमें बैठ के जा सकते हैं। प्राइस जो रहने वाले हैं वो 1200 से 1500 के बीच में रहने वाला है वन साइड का। अगर आप जाना चाहते हैं कहाँ से, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक, तो वो रहने वाला है, ठीक है, आपका 1200 से 1500। लेकिन वो प्राइस आपका वर्थ रह सकता है, क्योंकि उसमें आप ना रुकते रुकते जा सकते हैं, एंजॉय करते हुए जा सकते हैं, जिसमें आप रुद्रप्रयाग और धारी देवी टेम्पल इनके भी दर्शन करते हुए जा सकते हैं, तो वो आपके पास पैसे वर्थ रह सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन रहती है कि उसके लिए आपको 10 लोग और ढूंढने होते हैं जो कि टैक्सी में बैठ के सोनप्रयाग तक जा सके। तीसरी ऑप्शन है जिसमें आप बाइक रेंट वगैरह करके जा सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इतना हेक्टिक नहीं करना चाहते, आपको ड्राइविंग वगैरह नहीं आती, तो वो ऑप्शन भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मतलब बाइक वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा अनसेफ भी, और सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा भी है। मैंने पर्सनली ये सफ़र अपने बाइक पे किया था, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी था, लेकिन एंजॉयबल भी उतना ही था। तो अगर आपका बाइक चलाना पैशन है, आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ये ऑप्शन भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बता दूँ कि रोड कंडीशंस बिल्कुल भी खराब नहीं है। रोड कंडीशन 90% रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो रोड कंडीशन आपको खराब देखने को मिलेंगी वो गुप्तकाशी से आगे जाके देखने को मिलेंगी। लास्ट के 30-40 किलोमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, उनमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं आप कर नहीं पाएंगे कि बहुत इजीली हो जाएगा। अगर गाड़ी और बस जा रही है तो बाइक जाना भी पॉसिबल है। मैंने तो पैशन प्रो 100 सीसी बाइक पे कंप्लीट किया था, तो अगर आपके पास हिमालयन या बुलेट जैसी बाइक है तो आप बहुत इजीली ये सफ़र कर सकते हैं, और मैं इसे कम समय में कर सकते हैं। मैं सुबह यहाँ से 5 बजे चला था, ठीक है, ऋषिकेश से, और शाम को 3 बजे तक मैं सोनप्रयाग पहुँच गया था। तो देख सकते हैं अगर आपके पास और ज़्यादा अच्छी बाइक होगी, ठीक है, जैसे हिमालयन हो जाए, बुलेट हो जाए, तो आप उससे और ईजिली पहुँच सकते हैं। अगली बात हम करते हैं जो लास्ट ऑप्शन जिससे मैक्सिमम लोग जाने वाले हैं, वो रहेगी बस की। बस की आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, एक होती है सरकारी बस, एक होती है प्राइवेट बस। एक बात का खास ध्यान रखना है कि बहुत से लोग ना ऋषिकेश में चले जाते हैं, जो बाय फ्लाइट आते हैं ना, वो देहरादून से ऋषिकेश में रहने के लिए चले जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं ऋषिकेश जाने के लिए, क्योंकि ऋषिकेश से ना सिर्फ जो यहाँ बस जाती है, 2 बस जाती है सिर्फ, जो सरकारी बस जाती है। प्राइवेट बस कोई भी ऋषिकेश से सोनप्रयाग या केदारनाथ के लिए नहीं जाती है, सिर्फ 2 सरकारी बस जाती है, जिनका टाइम होता है सुबह 4 बजे। 4 या 4 साढ़े 4 बजे के बाद कोई बस नहीं है जो सोनप्रयाग जाएगी ऋषिकेश से। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपका टारगेट जाना है सोनप्रयाग केदारनाथ, तो आपको ऋषिकेश में नहीं रुकना, आपको हरिद्वार में ही रुकना है। चाहे आप देहरादून से मतलब एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो आपको देहरादून से हरिद्वार ही आना है, ऋषिकेश जाके नहीं रुकना। और अभी आप एक बात का और ध्यान रखना है कि जो लोग जाना चाहते हैं वो जिस दिन मतलब जाना चाहते हैं ना, उससे एक दिन पहले ऑनलाइन अपनी जो हरिद्वार से सोनप्रयाग की टिकट है वो बुक करवा के आए। 99% चांस है कि आपको सुबह सुबह जब आप जाएंगे, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलने वाली है। बस वाले बिना बुकिंग के, बिना सीट के आपको सीट पे नहीं बिठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर चले गए, क्योंकि 10 से 12 घंटे की जर्नी है, तो आपके पास प्री बुकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग भी जाना चाहते हैं ना, केदारनाथ जाना चाहते हैं, सोनप्रयाग मतलब जाना चाहते हैं, उनको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको हरिद्वार में ही रहना है। हरिद्वार में कहाँ रहना है, हरिद्वार में जैसे आप रेलवे स्टेशन के पास उतरोगे, वहाँ पे लाइन में काफ़ी सारी धर्मशाला है, काफ़ी सारे होटल है, वहीं पे रहना है। क्योंकि
जो आपकी बस चलने वाली है उनका लास्ट टाइम हरिद्वार से भी उनका जो लास्ट टाइम रहेगा वो 7-7:30 बजे रहेगा। जो लास्ट बस चलती है हरिद्वार से वो 7:30-8 बजे तक चलती है। उसके बाद हरिद्वार से कोई बस आपको सोनप्रयाग के लिए नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, दोनों ही बस आपकी हरिद्वार बस स्टैंड से चलेंगी, जो मैक्सिमम बसेस चलेंगी। और सरकारी बस में तो प्री बुकिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट बस से जा रहे हैं, सरकारी बस सिर्फ 1 या 2 ही जाती है। मैक्सिमम जो आपकी बुक जाने वाले है वो प्राइवेट बस जाने वाली है। प्राइवेट बस में प्री बुकिंग जरूरी है। तो अगर आप जाने से पहले अपनी जो टिकट है वो बुक करवा के आए, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप टिकट की बस वगैरह मतलब टिकट्स वगैरह बुक करवा सकते हैं, या आप हरिद्वार बस स्टैंड पे अपनी कॉल करके टिकट्स वगैरह बुक करवा सकते हैं। तो बिना टिकट्स के बिल्कुल मत जाना। उसके बाद अगले दिन सुबह जब जाओगे तो 600 रुपये किराया सरकारी बस का, 1000 से 1200 किराया पड़ेगा आपको ये वाली प्राइवेट बस का। तो प्राइवेट बस यहाँ से चलेंगी सुबह और 10 से 12 घंटे का समय लग जाएगा वहाँ पे। ये सिर्फ एक बार रुकेंगे रास्ते में लंच के लिए, उसके अलावा कहीं नहीं रुकने वाले हैं। लेकिन अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं, आपको 10 लोग मिल जाते हैं, शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम खर्चा आपको पड़ेगा जो प्राइवेट बस जितना, लेकिन उसमें आप रुद्रप्रयाग संगम और धारी देवी टेम्पल जैसी जगह भी देख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जब सुबह बस में बैठ गए, बस में बोर्ड करने के बाद हरिद्वार के आसपास, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के आसपास ही आपको होटल लेना है, ताकि आप सुबह इजीली पैदल बस स्टैंड तक पहुंच जाए, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पे आपको कोई भी ऑटो वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे इजीली पैदल पहुंच सके, अपनी रीचेबल हो। तो वहाँ पे सुबह पहुंच जाए, बस में बैठ जाए, अपनी बस बोर्ड कर ले। तो शाम को आप 4-5 बजे तक 10 से 12 घंटे की जर्नी के बाद आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद आपका जो बस है वो सीताराम बस स्टैंड पे उतार देगी, जो कि सोनप्रयाग से अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर पीछे है। फिर वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग में आप अपनी होटल की बुकिंग आपकी अगर पहले से है तो आप वहाँ जाके सीधा अपना चेक इन कर सकते हैं। अगर होटल की बुकिंग नहीं है तो आपको होटल ढूंढना पड़ेगा। होटल का प्राइस अगर आप 2 लोग हैं तो आपका 2000 से 2500 के बीच में रहने वाला है। उससे ज़्यादा लोग हैं तो उससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम प्राइस जो आपको होटल का पे करना पड़ेगा और 2000 तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल है तो आपको वहाँ पे ना धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहाँ पे एक हॉल होता है। हॉल में ना 500 रुपये पर हेड के हिसाब से आपको एक गद्दा, रजाई और एक तकिया मिल जाता है, जो आप हॉल में डाल के सो सकते हैं। तो अगर आप सोलो है या आपका बजट कम है, ठीक है, आपको 1000 रुपये में काम चलाना है, तो आप दोनों 2 या 3 लोग जितने भी लोग हैं फैमिली हो, वो पूरे के पूरे हॉल में अपने गद्दे वगैरह लेके 500 रुपये पर हेड के हिसाब से सो सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ पे सो जाना है। अगले दिन सुबह सुबह आपको 3 बजे उठना है। 3 बजे आपको अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी है सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से आपको कहाँ जाना है? गौरीकुंड। अब सोनप्रयाग से आपका आपको होटल होगा, वहाँ से आपको पैदल जाके 1 किलोमीटर, ठीक है, ब्रिज तक जाना पड़ेगा, गौरीकुंड सोनप्रयाग वाली ब्रिज तक। उस ब्रिज तक जब आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पे टैक्सीज खड़ी होंगी, तो वहाँ पे आपको टैक्सी में बिठाया जाएगा। 50 रुपीज़ पर हेड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। गौरीकुंड सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। आपको टैक्सी वाला छोड़ देगा, 50 रुपये आपके लगने वाले हैं वहाँ पे आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सुबह 3 या 3:30 4 बजे तक मैक्सिमम अपनी जर्नी शुरू कर देनी है, ताकि आपका जो ट्रैक है आप गौरीकुंड से 5 या 6 बजे तक स्टार्ट कर दे। तो जैसे ही आप वहाँ पे गौरीकुंड में पहुँच जाएंगे बाई टैक्सी से आप वहाँ पे उतरने के बाद आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे। मार्केट में आप देखेंगे कि सारी दुकानें गौरीकुंड में खुली होंगी। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना होगा तो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आपको चाय वगैरह पीनी होगी तो आप चाय वगैरह पी सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आपको स्नान करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप नहा के जाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मान्यता है कि अगर आप गौरीकुंड में कुंड एक जगह है, वहाँ पे एक कुंड है गर्म पानी का, अगर आप वहाँ नहा के जाते हैं तो माना जाता है कि केदारनाथ में जाने की आपकी जो सारी इच्छा है वो सफल होती है। तो अगर आप गौरीकुंड में नहा के जाना चाहते हैं तो वहाँ स्नान करके अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी होटल वगैरह में नहा लिया और वहाँ पे आप नहीं नहाना चाहते तो आप डायरेक्टली अपना जो ट्रैक है स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको गौरीकुंड का पूरा विलेज पार करके आपका जो ट्रैक है स्टार्ट हो जाएगा। गौरीकुंड विलेज से जो पैदल आपका ट्रैक रहने वाला है, जो आपको पैदल तय करना है, अप्रॉक्सीमेट 22 किलोमीटर का, 21 से 22 किलोमीटर का ट्रैक रहने वाला है, जो कि आपका 10 से 12 घंटे में कंप्लीट होगा। अगर कोई रेगुलर ट्रैकर है तो उसका वो ट्रैक 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मली ट्रैकिंग नहीं करते हैं, उनको 10 से 12 घंटे का जो समय रहने वाला है ट्रैक को कंप्लीट करने में। फिर वो आप चलते जाएंगे, रास्ते में आपको खाने पीने के लिए सब मिलता जाएगा। मेडिकल कैंप्स भी है, ठीक है, रेस्ट एरियाज भी है, खाने पीने के लिए आपको सब मिलता जाएगा। अगर आपने गौरीकुंड में ब्रेकफास्ट नहीं किया तो वहाँ ऊपर जाके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी दुकानें हैं, हर 2 या 3 किलोमीटर बाद विलेजेस है, ठीक है, जैसे लिंचोली, भीमबली, ऐसे डिफरेंट विलेजेस है जिनमें आप जाके वहाँ पे रुक के खा सकते हैं, ठीक है। पानी वगैरह आपको रास्ते में मिलता रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रैक बहुत ज़्यादा लंबा है। आपको लगातार 10 से 12 घंटे चलते रहना पड़ेगा। 21-22 किलोमीटर चलना है। लास्ट के 4-5 किलोमीटर है जो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जब आप लिंचोली क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद आपका जो रास्ता हो जाता है ना वो थोड़ा ज़्यादा स्टीप हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की भी जो कमी हो जाती है। तो उसके बाद जब आपका ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा तो शाम को आप 5 या 6 बजे तक पहुँच जाएंगे केदारनाथ। केदारनाथ में अगर आपकी बुकिंग है तो आप डायरेक्टली अपने होटल में चेक इन कर सकते हैं। अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो आपको क्या करना है, जाके वहाँ पे होटल ढूंढना है जिसका प्राइस मिनिमम 10 से 12 हज़ार या मतलब मिनिमम 10 से 12 हज़ार रहने वाला है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने लोग हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो आपको कम से कम 8-10 हज़ार तो पे करना ही पड़ेगा अगर आप वहाँ पे रूम लेना चाहते हैं। अगर आपके पास प्री बुकिंग है तो हो सकता है आपको 7-8 हज़ार में भी मिल जाए, लेकिन रूम की बुकिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी चलती है। तो अगर आपको हो सके तो आप अगर मतलब टेंट वगैरह में रह सकते हैं तो आप टेंट ले सकते हैं। टेंट का प्राइस आपको 500-700 या 1000 रुपये पर हेड तक पड़ने वाला है, तो वो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन रह सकती है। टेंट आपको बेस कैंप पे, केदारनाथ बेस कैंप पे मिलने शुरू हो जाएंगे, वहाँ से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं।
और रह सकते हैं 500 से 1000 पर हेड के हिसाब से। लेकिन अगर आप बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के पास जाके टेंट भी ले रहे हैं तो वो भी आपको अप्रोक्सीमेट 1500 पर हेड के हिसाब से पड़ेगा, और जो रूम पड़ेगा वो अप्रोक्सीमेट 7-8 हज़ार आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा होटल वगैरह का ही। उसके बाद आपको होटल में चेक इन कर लेना है, आपने उसमें सामान वगैरह रख देना। उसके बाद 7 बजे जो आरती है केदारनाथ की शुरू हो जाती है, केदारनाथ आरती आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि भीड़ कम है तो आप केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लाइन में लग के दर्शन भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी दर्शन नहीं कर सकते, तो आपको पीछे पंडाल में जाना है जहाँ पे भंडारा चलता है। भंडारे में आपको खाना खा लेना है, खाना खा के आपको अपने रूम में आके रेस्ट कर लेना है। ठीक है, इमीडिएटली सो जाइएगा 7-8 बजे तक। उसके बाद आपको सुबह 2 बजे उठना है, 2 बजे उठ के आपको ठीक है नहाना धोना फ्रेश होना है, और 3 बजे जाके लाइन में लग जाना है। 5 बजे केदारनाथ धाम के जो द्वार है वो ओपन होते हैं, तो आपको 5 बजे अंदर जाने का मौका मिलेगा। 3 बजे से आपको लाइन में लग जाना है। अगर आप लंबी लाइन भीड़ और मतलब कि ठंड को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप 3 बजे लाइन में लग जाए। वहाँ पे आप जब 5 बजे कपाट खुलेंगे तो आपका जो दर्शन है वो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको सुबह सुबह अगर आप लाइन में लगते हैं तो आपको स्पर्श दर्शन करने का मौका मिलेगा, और फिर आप 7-8 बजे तक फ्री हो जाएंगे। 7-8 बजे जब आप फ्री हो जाए तो आप थोड़ा सा और रेस्ट करके 8 बजे निकल जाए भैरव बाबा के दर्शन करने। वहाँ पे आदि शंकराचार्य का भी टेम्पल है, पीछे जाके आप उसके दर्शन भी कर सकते हैं, और ऊपर भैरव बाबा का भी टेम्पल है। तो भैरव बाबा के टेम्पल के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है 1 किलोमीटर का, जिसको जाने के लिए आपको लगभग 30 मिनट का समय लग जाएगा। वहाँ जाके आप दर्शन करके आ सकते हैं वापस, तो आप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक फ्री हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा भंडारा खा के आप दोबारा ठीक है आपकी जो पूरी जर्नी है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद केदारनाथ के आसपास आप अपनी फोटोज वगैरह खिंचवा सकते हैं। आपको मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आपको मतलब पूरा वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं केदारनाथ को, वहाँ की ब्यूटी को, वहाँ पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, भोले बाबा को याद कर सकते हैं। तो लगभग उसके बाद 11:30-12 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। 11:30 या 12 बजे तक आप बिल्कुल अपनी जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर दे। ठीक है, नीचे जाने के लिए जो आपको केदारनाथ आपने एक्सप्लोर कर लिया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आप स्टार्ट कर देना है अपना जाना रिटर्न टू सोनप्रयाग। ठीक है, सोनप्रयाग जाने के लिए 11 बजे अगर अपना ट्रैक है जो स्टार्ट करेंगे तो लगभग आपको कितना समय लग जाएगा, तो लगभग आपको लग जाएगा 5 से 6 घंटे। नीचे ऊपर आने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं, नीचे जाने के लिए सिर्फ 5 से 6 घंटे ही लगते हैं। तो ये हो गया पूरा आपका। ठीक है, तो उसके बाद आपको चले जाना ऊपर। उसके बाद जैसे ही आप चले जाएंगे नीचे ट्रैक करके पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको गौरीकुंड से दोबारा टैक्सी लेके पहुंच जाना है सोनप्रयाग। तो जो टैक्सी है वो 6 या 7 बजे तक ही चलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप 6-7 बजे तक अगर नीचे पहुंच गए तो आप गौरीकुंड से सोनप्रयाग जा पाएंगे। अगर नहीं पहुंचे तो आपको गौरीकुंड में होटल लेके रहना पड़ेगा। तो ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी अपने ट्रैक खत्म करके सोनप्रयाग पहुंच जाए। फिर सोनप्रयाग में सेम होटल में या आप डोर में जाके रह सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह वहां से आपको जाना है सोनप्रयाग से हरिद्वार, तो सोनप्रयाग के बस स्टैंड पे दोबारा चले जाइएगा। वहां से आपको अब यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाती है, आप टैक्सी भी ले सकते हैं, बस भी ले सकते हैं। बस एक चीपर ऑप्शन पड़ेगी, टैक्सी थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। लेकिन यहाँ से ना ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग हरिद्वार या ऋषिकेश जा ही रहे होते हैं, तो वहाँ पे टैक्सी मिल जाती है। तो टैक्सी के लिए आपको 1000 से 1500 रुपये जो फीस है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ से जाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको बस से नहीं जाना और वापस जाते हुए आपको रुद्रप्रयाग संगम या धारी देवी टेम्पल के दर्शन करने हैं, तो आप वापस जाते हुए टैक्सी बुक करके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको टैक्सी इजीली अवेलेबल रहेगी। लेकिन अगर आपको नहीं जाना है, ठीक है, नहीं देखना है, तो अगर आपको कम पैसे में वापस हरिद्वार जाना है तो आप दोबारा से सीताराम वाले बस स्टैंड पे जाके हरिद्वार के लिए बस ले सकते हैं, जो आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। सुबह बैठेंगे, शाम को हरिद्वार पहुंच जाएंगे। वहाँ पे दोबारा आप रेस्ट लेके अपनी जहाँ भी आपको जाना है, अगर आपकी ट्रेन की बुकिंग है तो ट्रेन में बैठ जाए, अगर आपके पास नहीं है तो अपने घर वापस जाने के लिए जो भी आपका माध्यम है वैसे आप जा सकते हैं। तो ये पूरी जर्नी थी जो मैंने बता दी। टोटल अगर हरिद्वार से हरिद्वार की बात करें, तो अगर हरिद्वार केदारनाथ हरिद्वार की बात करें तो मिनिमम 4 दिन का ये टूर आपका रहने वाला है। हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ से वापस आने में 4 दिन का ये टूर रहेगा। 4 दिन मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, सब कुछ बता दिया। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।